नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है और हम उम्मीद करते हैं कि आप झारखंड के कोने कोने से इस वीडियो को देख रहे होंगे। झारखंड सरकार अपना बजट लाने वाली है और उस बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हर बार बजट आता है तो आखिर इस बार क्या नया है, आपके मन में ये सवाल होगा। सवाल का जवाब ये है कि इस बार सरकार पर आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा है। आर्थिक बोझ तो हर बार होता है, लेकिन आर्थिक बोझ बहुत ज़्यादा है। कई ऐसी योजनाएं हैं जिन योजनाओं को लेकर के लोगों के मन में एक संशय है कि इन योजनाओं को सरकार आगे कैसे कंटिन्यू करेगी। क्या हमारे पास इतना पैसा है? क्या हमारे खजाने में इतना धन है? तो कहते हैं कि जब आप किसी समस्या में फंस जाएं तो जानकारों से पूछिए। समस्या का समाधान हो ना हो, समस्या के समाधान में मदद जरूर मिलती है। हम यहाँ एक कंस्ट्रक्टिव चर्चा के लिए हमने एक मुहिम शुरू की है द भारत मित्र ने, कि सरकार अगर बजट बना रही है तो समाज के हर वर्ग के लोगों को उस बजट में समावेशित कैसे किया जाए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जानकारों के पास पहुंचे थे कि मेरे साथ सुनील जायसवाल साहब हैं। इनका तारुफ मैं करवा दूं कि एक यूँ समझ लीजिए कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, पॉलिटिकल समझ भी बहुत ज़बरदस्त है, और जो अकाउंट्स हैं, अकाउंट्स के बहुत बड़े ज्ञाता भी हैं, और यूँ समझ लीजिए कि हमारे लिए एक फादर फिगर भी हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत है आपका द भारत मित्र। सर, कल मैंने एक लेटर देखा। वो लेटर आपने झारखंड सरकार को संबोधित करते हुए लिखा और बहुत शानदार लेटर लिखा आपने एक्चुअली। चूँकि अभी तक चर्चा इस बात की होती थी कि झारखंड सरकार इतना पैसा लाएगी कहाँ से। अनुपूरक बजट की बात जैसे हम देख रहे थे, 11,497 करोड़ का वित्त मंत्री ने अनुपूरक बजट पेश किया था। लेकिन मैं कैलकुलेट कर रहा था, या कैलकुलेट नहीं, एक रैंडम लेमैन की तरह भी अगर मैं बात करूं तो 1415 करोड़ रुपए 56 लाख अकाउंट्स में मैया सम्मान योजना के तहत पहले फेज में चले गए 1 महीने के लिए। तो बहुत बड़ा बोझ है। 1 साल तक कैसे कंटिन्यू करेगी सरकार? और उसका जवाब मुझे आपके लेटर्स में मिला। हर फेज का आपने बहुत सही तरीके से किया। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं सर, रत्नगर्भा झारखंड। रत्न मतलब हमारा कोयला, और वो देश रोशन हो रहा है। हमने देखा कि 1,36,000 करोड़ रुपए की रॉयल्टी बकाया, ये तमाम चीज़ें। तो पॉलिटिकल चर्चा तो खैर होती रहेगी, हम यहाँ कंस्ट्रक्टिव बहस के लिए। बजट में ऐसे क्या प्रावधान होने चाहिए कि ये जो कोयला जो हमारे झारखंड से खोद करके निकल रहा है, इसका पूरा फायदा हम लोगों को मिले? किस तरीके से सर? उसमें मतलब बहुत सारे सुझाव थे, थोड़ा समझाइए इसको। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ, ये हम लोग का सौभाग्य है कि मैं झारखंड जैसे धरती में पैदा हुआ हूँ और हम लोग झारखंडी परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं। तो झारखंडी दर्द कहीं ना कहीं दिखता है। मेरा कहना है कि झारखंड में जो बजट है वो 1,16,000 करोड़ का लास्ट ईयर का था, लेकिन वो 2 लाख करोड़ का भी हो सकता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये प्रोडक्टिव स्टेट है। यहाँ माइंस एंड मिनरल्स है। दूसरे एक तरफ हम माइंस एंड मिनरल्स की बात करते हैं तो दूसरे तरफ कृषि एवं वनोपज की बात करते हैं। माइंस एंड मिनरल्स एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से कम है, लेकिन वनोपज और कृषि जो है झारखंड में प्रचुर मात्रा में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। अच्छा, मतलब माइंस से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट वनोपज? निश्चित रूप से। आपको मैं बता रहा हूँ, खूंटी डिस्ट्रिक्ट, रांची डिस्ट्रिक्ट, सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट और आपका ये गुमला डिस्ट्रिक्ट, इसमें कोई माइंस और मिनरल्स नहीं है, लेकिन वनोपज से ही यहाँ के लोग समृद्ध है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक यहाँ आप जब आगे जाएंगे, खूंटी से थोड़ा सा आगे, तो वहाँ एक बाजार लगता है बंदगांव जी। वहाँ ना अभी 2 करोड़ रुपया का लाभ हर बाजार में आ रहा है। तो वो कहाँ जा रहा है? ये तो मैं सिर्फ लाभ की बात किया, और भी वनोपज बहुत सारे हैं। तो वो पैसा कहाँ जा रहा है? यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र में। अब कितने समृद्ध है कि ना वहाँ पर घटना, ना गैंगवार होता है, ना ही इस तरह का कुछ होता है, और लोग सुखी है। आपके मान सम्मान को भी ध्यान में रखते हैं और झारखंडी कल्चर को भी बनाए रखे हुए हैं। तो ये सोचने का बात है कि हमारा झारखंड कितना समृद्ध है। अब यहाँ पर देखिए, बहुत बड़ा फाइनेंशियल लीकेज है। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। शायद आप झारखंड घूम रहे होंगे, आप भी झारखंडी हैं, तो मैं इस बात को बड़ा गर्व से कहता हूँ कि हमारा एक जिला में 5-5 नदियां बहती हैं। और
इस पे भी हमको बालू बिहार से खरीदना पड़ता है। तो क्या लॉस है? हमारा रॉयल्टी लॉस है, रॉयल्टी का लॉस है और जीएसटी लॉस है। तो इलीगल माइनिंग आप कराते हैं, तो इलीगल माइनिंग से कितना दिन का बढ़ावा हो सकता है? बहुत लंबा समय तक कोई भी इलीगल चीज नहीं चल सकता है। सरकार को इस ओर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। आखिर बालू का लीज क्यों नहीं करवा रहे हैं? अभी पूरे झारखंड में 15% भी लीगल माइनिंग नहीं है। अब बताइए, हम रांची डिस्ट्रिक्ट की ही बात करते हैं। रांची डिस्ट्रिक्ट में स्वर्ण रेखा नदी जाती है, उधर कांची नदी चलती है, इधर ये बुढ़मू तरफ जाइएगा तो अलग नदी चलती है, इधर आप खूंटी एरिया में जाइएगा तो तजना नदी चलती है। सबसे बालू का उठाव होता है, लेकिन इलीगल माइनिंग हो रहा है। सरकार को कुछ नहीं मिला। अभी आप लोधमा थाना चल जाइए ना, लाइन से आपको डंपर मिलेगा, आपको थाना में बालू का सीज किया हुआ। जब डंपर को देखेंगे तो उसमें पता चलेगा उसमें तो बालू लोड है। इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। मैं यहाँ का अधिकारीगण से विनम्र निवेदन करता हूँ कि झारखंड को थोड़ा सा सोचिए झारखंड के विषय में, क्योंकि हम लोग मतलब जितना समृद्ध राज्य है उस अनुपात में इसका विकास नहीं हुआ। ये अंदर का दर्द है, ये अंदर का दर्द है। अच्छा, मैं जब से झारखंड बना है तब से इन लोग एक्सपेंडिचर बजट पर ज्यादा फोकस करते हैं। जैसे अभी मैया योजना क्या है, आया पैसा चला गया, खा लिए, खत्म हो गया, लेकिन कैपिटल बजट पर ध्यान नहीं देते हैं। कैपिटल बजट अब जैसे देखिए, अभी सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या है ना, वो कैपिटल बजट पर ध्यान दे रहे हैं। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बन रहा है, मेडिकल कितना बन रही है, रेलवे में कितना एक्सपेंशन हो रहा है। तो झारखंड में उसी तरह से डेवलपमेंट जब करेंगे ना तो रोजगार अपने आप मिलेगा। अच्छा, ये मतलब आप जो सबसे बड़ा सवाल है उसका आप समाधान बता दिए। जी, झारखंड के सामने सबसे बड़ा सवाल रोजगार का है। रोजगार का सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी दर की बात की जाए तो उसमें झारखंड का टॉप 5 राज्यों में नाम आता है। बिल्कुल, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में अगर आप जो समाधान बता रहे हैं, इन समाधानों को अगर किया जाए कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम डेवलप करेंगे, चूंकि मनरेगा जैसी एक योजना आती है जिससे रोजगार मिलता है, तो कहा गया कि क्रांतिकारी योजना है, तो उसको वृहद पैमाने पर अगर किया जाए कि जिसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सड़क बनेगी तो उसमें इंजीनियर को नौकरी मिलेगी, तो ये एक बहुत मतलब जबरदस्त आपने बताया। एक सर मेरे मन में एक सवाल है कृषि से रिलेटेड, चूंकि वनोपज तो आपने कहा, अब कृषि की बात में कर रहे हैं। चूंकि हम लोग जिस इलाके से आते हैं, रांची हो गया, खूंटी हो गया, आपका लोहरदगा हो गया, ये सब जो जिले हैं ये सब कृषि पर निर्भर जिले हैं। कृषि को लेकर के एक स्ट्रिक्ट प्लान नजर नहीं आता है, चाहे राज्य सरकार चाहे केंद्र सरकार, में दोनों जगह की बात कर रहा हूँ। तो बजट में कृषि को लेकर के मतलब कृषि को लोग ने समझ लिया कि एमएसपी तक उसको कर दिया कि एमएसपी मिल जाएगा, कृषि का काम खत्म हो गया। लेकिन कृषि में और भी बहुत कुछ है, ऑर्गेनिक खेती है, और जो है मतलब जो आप खेती कर रहे हैं उसका ब्रांडिंग है। खाली धान और गेहूं की खेती क्यों, बाकी खेती भी तो आप कर सकते हैं, आप मोटे अनाज की खेती कर। तो इन सब को लेकर के सरकार को क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, मैं अभी पिछले 15 दिन पहले मैं संथाल का दौरा किया था। मुझे वहाँ ऐसा लगा कि वहाँ कम से कम 70% जमीन जो है बंजर है। संथाल में जब आप गिरिडीह से निकलेंगे ना और दुमका, साहेबगंज, नाला वगैरह जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ कितना भारी मात्रा में जमीन बंजर पड़ा हुआ है। सरकार को चाहिए, और उससे भी बड़ी बात मैं अभी कहने जा रहा हूँ कि वहाँ एक भी राइस मिल होगा, एक दो, लेकिन जिस हिसाब से राइस मिल, जिस हिसाब से फ्लावर मिल, जिस हिसाब से ऑयल मिल होना चाहिए, उस हिसाब से है। तो अपना उत्पाद को लोग बिचौलिया के हाथ से बेचते हैं जिसको कम दाम मिलता है, लोगों में उत्साह नहीं है। इसका मेजर कारण क्या है? एक किसान अपना उत्पादन को बेचता है, कॉस्ट से समझौता नहीं कर सकता है, प्रॉफिट से समझौता कर सकता है। जिस दिन उसको लागत नहीं मिलेगा उस दिन वो उसका उत्पादन करना बंद कर देगा। तो अब सबसे बड़ी समस्या है आप एमएसपी। अभी देखिए लास्ट 5 साल का डाटा ले लीजिए, झारखंड गवर्नमेंट का एक साल छोड़ दीजिए तो बाकी धान का जो समर्थन मूल्य पर इन्होंने खरीदने की बात कही थी, तो बाकी 4 सालों में आप देख लीजिए कितना खरीद आया है। तो क्या है कि 24 रुपया एमएसपी है धान का मूल्य, ठीक है, बिचौलिया अभी 19 रुपया में बिक रहा है धान। 5 रुपया यदि किसान को मिलता है तो बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। इसको क्यों नहीं, देखिए योजना लागू कर देना
और उसको एग्जीक्यूट करना, मॉनिटर करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम एमएसपी में मेरा कितना खरीद है, आज कोई देखने वाला नहीं है। आज कोऑपरेटिव बना है झारखंड में, कोऑपरेटिव के तहत ये होता है। मैं पूछता हूं कि वो ऑफिसर को क्यों नहीं जिम्मेदार ठहराते हैं जहां पर आपका एमएसपी लागू नहीं हो पा रहा, धान तो मिल रहा है। एक छोटा अभी चलिए बुंडू, रोज 20 एलपी धान निकलता है, निकलता है रोज 20 एलपी धान निकलता है, किसी को एमएसपी पे नहीं मिलता, और किसी को एमएसपी पे नहीं मिलता। 10% भी एमएसपी परचेज नहीं है। सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? माननीय मुख्यमंत्री तो नहीं है, नहीं बिल्कुल। ऑफिसर जिम्मेवार है। क्यों नहीं इसकी लाइबिलिटी को फिक्स किया जाता है? मैं झारखंडी हूं, मेरा दर्द है। हाँ सही बात है, क्यों नहीं इसकी लाइबिलिटी को फिक्स किया जाता है? आखिर क्या ऐसा प्रॉब्लम है जो एमएसपी पे नहीं खरीदा जा सकता? आप यहां से टाटा चलेंगे, क्योंकि मैं झारखंड जाता हूं ना, और सब जगह अपनी गाड़ी से, कार से जाता हूं, तो मुझे देखने को ये चीज मिलती है कि अभी यहाँ से टाटा चलते हैं तो आपको भुइयाडी बोल के एक जगह है जहाँ टमाटर और मतलब सब्जियों का बहुत बड़ा, लेकिन आप ये भी देखेंगे कि टमाटर फेंक भी देते हैं, फेंका रहता है। आखिर प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं बनाते हैं? ऐसा थोड़े ना कि किसान केचप का नहीं चल रहा है, लेकिन आज यदि प्रोसेसिंग यूनिट करते हैं, ठीक है, आप सरकार हो, सरकार का काम उद्योग लगाना नहीं है, लेकिन पब्लिक और प्राइवेट पार्टनरशिप में तो हो सकता है जी। सब्सिडी ग्रांट करके तो उत्साह बढ़ाया जा सकता है। जब पैसा, तो मान लीजिए हम कृषि पर यदि 2000-5000 सब्सिडी साल में 5000 करोड़ का सब्सिडी का प्रोविजन रखें, मैं समझता हूं 5 साल जो सरकार का कार्यकाल है 25,000 करोड़ का सब्सिडी होगा। मेरा पूरा विश्वास है कि यहाँ कम से कम मतलब 100, 200, 300 यूनिट लग जाएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी देखिए, मैं एक तो बनोपज की बात कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ झारखंड का करंज, झारखंड का मैंने मेडिसिन प्लांट, हाँ, कुछ जो औषधीय पौधा हो गया, शाकोर दाल हो गया, कुसुम बीजा हो गया, साल बीजा हो गया, ये सब सारे चीजें हैं जो हिमाचल प्रदेश जाती है और पुणे जाती है यहाँ से, और वहां मेडिसिन बन के आज इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मेडिसिन है। 45% टोटल एक्सपोर्ट का 45% मेडिसिन से होता है, और यहाँ रॉ मटेरियल की उपलब्धता होने के बावजूद यहाँ एक भी सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट भी नहीं। ये दुर्भाग्य नहीं है तो क्या करें? इस पर किनको ध्यान देना? ध्यान देने की जरूरत है। आज नहीं तो कब, आज नहीं तो कब। अब मेरा बार बार एक ही चीज कहना है कि आखिर अधिकारीगण इस पर रिसर्च क्यों नहीं करते हैं? सरकार को फीडबैक क्यों नहीं देते हैं इस पर? माननीय मुख्यमंत्री का सोच रियली बहुत अच्छा है, वो अच्छी बातों को सोचते हैं, उनका मन में रहता है कि हमको ये करना है, लेकिन करने वाले जो अधिकारीगण हैं, एग्जीक्यूट तो उनको करना है, लागू तो उनको करना है, योजनाओं को तो उनको लागू करना है। तो आखिर ऐसा क्या दिक्कत है जो लागू नहीं कर पाते? एक आपके लेटर में एक बहुत सुंदर चीज मिली, वो थी पर्यटन से जुड़ी। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी चीज है। मैं एक छोटा सा मैं एग्जांपल देता हूँ। शादी के बाद मैं पत्नी के साथ गया था घूमने सिक्किम। तो सिक्किम में हमारी जो आइटिनरी थी कि भाई आपको ये जगह घुमाया जाएगा, वहाँ एक झरने का जिक्र था। मैंने वो झरना देखा, वो झरना कुछ नहीं था, ऐसे ही खाली पहाड़ में से थोड़ा सा पानी निकल रहा। हमको लगा कि ऐसा तो हम लोगों के मतलब रांची के आसपास में आप ऐसे बरसात में निकल जाइए तो कई जगह है, बहुत सारी चीजें। फिर याद है कि भाई झरना असल में तो दशम जो ना इन सब को आप गोला से किदरी में जाइएगा, सिकिदरी घाटी में झरना महादेव, झरना महादेव है। मतलब अगर सही प्लानिंग हम लोग पढ़े तो पर्यटन में झारखंड में असीम संभावना है। तो उसको लेकर के क्या प्लान करना चाहिए? देखिए, मेरा अपना विचार है कि यहाँ पर्यटन में भीड़ होती है, लोग आते हैं, दूसरे स्टेट से भी आते हैं, लेकिन यहाँ जैसे हम लोग अभी हैदराबाद ये हरिद्वार गए, हाँ ठीक है, तो उत्तराखंड भी झारखंड की तरह बहुत कुछ है, लेकिन उससे बेटर जब हम गाड़ी से जा रहे थे तो हमने अपनी वाइफ को बोला इससे अच्छा तो हम लोग का पहाड़ है। सही बात है। और हमारे यहाँ एक पहाड़ नहीं, अनेकों पहाड़ है। अभी आप कीरीबुरू चल जाइए, हाँ सही बात है, तो वो मतलब समझिए कि झारखंड का कश्मीर कहा जाता है। वैसा व्यू कहीं मिलेगा, सनसेट पॉइंट वैसा 150 फीट साल का पेड़ मिलता है यहाँ पे,
दिल में भी साउथ अफ्रीका लगता है। आइए। क्या मनोरम दृश्य है। लेकिन ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, जिस रोड पे गुजर जाइए उसी रोड में आपको मिलेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना कि आज यहाँ देखिए, जैसे मैं एक बात बोलता हूँ, अब बनारस में कॉरिडोर का निर्माण किया, ठीक है, इस पर क्रिटिसिज्म बहुत हुआ, ठीक है, लेकिन कितने पर्यटक उसके चलते आते हैं, आते हैं। हाँ। आपको इसी तरह से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लोगों को सुरक्षा दीजिए। लोग अभी भी सोचते हैं झारखंड जो है नक्सलाइट है, रात में आने से डरते हैं। बाहर में टूरिज्म में जो लोग ग्रुप बना के आते हैं वो चीज नहीं हो पाता, इफेक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है। तो उससे क्या, देखिए पर्यटन एक ऐसा चीज है जो स्वरोजगार मुहैया कराता है। एक छोटी सी बात बताता हूं, एक रजरप्पा 50,000 आदमी को एम्प्लॉयमेंट दिए हुए देते हैं। देवघर लाखों लोग, एक लोग कौन बोलता है होटल्स है, एक होटल में 20-30 आदमी यदि वो काम कर रहे हैं तो वो भी एम्प्लॉयमेंट, वो सिर्फ और सिर्फ देवघर के चलते हैं। तो आप समझिए पर्यटन जो है सरकार को उतना रेवेन्यू नहीं देगा, लेकिन स्वरोजगार का अवसर बहुत प्रदान करेगा। तो सरकार को इतना तो रेवेन्यू हो जाएगा जो उनका ब्रेक इवन पॉइंट न हो जाएगा, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस में चलेंगे। उसके बाद आस्ते आस्ते जैसे ही पर्यटन का विस्तार होगा फिर रेवेन्यू भी आना चालू होगा, लेकिन रोजगार बहुत मिलेगा इससे। स्थानीय युवक जो है, अभी एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, झारखंड में एक वाटर पार्क खुला जी, उससे स्थानीय युवक का देखते हैं बादाम बेच रहा है कोई, हाँ, सही बात। कोई साइकिल स्टैंड किया हुआ है, कोई कार स्टैंड किया हुआ है, कोई दुकान खोला उस रोड में। अभी आप चलिए यहीं पर वाइल्ड बॉडी वाटर, हाँ, सही बात है। जब मैं पार्क नहीं खुला था उस समय भी मैं जाता था, और पार्क खुला उस समय भी जा रहा हूँ। अब बताइए वो रोड जो है पार्क खुलने की वजह से 20% इजाफा हो गया रौनक में, और लोगों को एक लगने लगा कि नहीं अब ये भी एक चालू रोड है। तो जो टोटो चलाने वाले हैं उनको भी वहां से रोजगार मिल गया, 10 माइल से एकदम वहां तक का रोजगार मिल गया। ऑटो चलने लगा, 10 माइल ऑटो चलने लगा रास्ते में। शहर का एक्सपेंशन हुआ, शहर का कोई भी शहर को आप एक्सपेंड कैसे कीजिएगा, तो उसकी वजह से शहर एक्सपेंड हो रहा है। तो वो पर्यटन है, लेकिन वो डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट कम इनडायरेक्टली स्वरोजगार का अवसर बहुत प्रदान करता है। इस बात को सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए। एक आखिरी सवाल से सब चीज पर बात हुई। किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ होती है, बड़ी इंडस्ट्रीज तो ठीक है, टाटा बिरला हिंडाल्को ये सब तो चल ही रही है जैसे चल रही है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की बात, हमारे झारखंड में दिक्कत ये है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको फेवर नहीं मिल पा रहा है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लोगों ने डेवलप की, हेमंत सोरेन जब पिछले बार मुख्यमंत्री बने सबसे पहले वो न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर के, और बहुत अच्छी इंडस्ट्रियल पॉलिसी, उन्होंने बोला कि आइए इन्वेस्ट कीजिए झारखंड में। लेकिन शुरुआत बहुत अच्छी होती है और उसके बाद चीज़ें धीरे हो जाती हैं। इन्वेस्टमेंट आएगा, इन्वेस्टमेंट आने के लिए हमको एक इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, एक सिक्योरिटी देना पड़ेगा। अभी आप चले जाएंगे अगर टुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, कुकर इंडस्ट्रियल एरिया, बिजली की मार से परेशान है लोग। तो ये सब चीज़ें तो लोगों को, हम लोगों को कहीं ना कहीं राहत देनी पड़ेगी। अब दिक्कत यह है कि बिजली की मार, उसमें मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते हैं। आप नहीं कह सकते कि मुख्यमंत्री करना चाहते हैं। अब जाइए बिजली विभाग में तो बोलते हैं कि नहीं हम लोगों का तो डीवीसी पर बकाया, डीवीसी हम लोगों को कह रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग दाम बढ़ाएंगे। अब डीवीसी पर बकाया, डीवीसी तो डीवीसी ने हम लोग नहीं किए, वो पिछला सरकार जो है वो करार करके चल गई है कि भाई इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा देना, मतलब एक मकड़ जाल है, वो टालने का प्रवृत्ति है। तो मतलब इसका समाधान कैसे किया जा सकता है? देखिए अभी झारखंड में आपको पता है सिंगल विंडो सिस्टम, आप प्रेस वाले हैं जी, थोड़ा कभी सिंगल विंडो सिस्टम का इंक्वायरी में चले जाए। यहाँ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, अब बताइए एक चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सरकार कभी अपने से भी क्यों नहीं इंक्वायरी कराते हैं कि इतना पेंडेंसी पोल्यूशन बोर्ड में क्यों है? उसको कोई देखने वाला है कि नहीं? अरे भाई झारखंड में हम लोग इंडस्ट्री लगा रहे हैं तो लाइसेंसिंग को इजी कीजिए। सिंगल विंडो सिस्टम इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हमको एक जगह जाने से ही सारा लाइसेंस हमको प्राप्त हो जाए। अब यहाँ पर लोग इसी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का नहीं आने की बहुत बड़ा ये है, वजह है कि उसको इनिशियल एक्सपेंडिचर इतना ज़्यादा हो जाता है
क्योंकि उसको लाइसेंस के लिए 2 साल तक दौड़ना पड़ रहा है, रोज जा रहा है, आदमी भेज रहा है, पता चला पॉल्यूशन में। मैं हो ही रहा है, खुल के बात करना चाह एकदम रहा हूं। सच्चाई है, ये सच्चाई है। तो आप बताइए, हमारे पास सब होते हुए भी हमारा यहाँ इंडस्ट्री डेवलप नहीं हो रहा है। देखिए, सभी युवा के पास मेरिट नहीं है कि वो टाटा और बिरला में जाके नौकरी करे। एकदम सही। लेकिन असंगठित क्षेत्र जो है वो 70% एम्प्लॉयमेंट देता है, और असंगठित क्षेत्र जो है वो उसको बढ़ावा क्या देंगे? गवर्नमेंट का क्या है कि आप लाइसेंसिंग कीजिए, जल्दी में दीजिए, आप किसी को सब प्रोत्साहन दीजिए, सब्सिडी दीजिए। देखिए अब कितने सारे इंडस्ट्री, क्योंकि रॉ मटेरियल यहाँ पर प्रचुर मात्रा में, और उसको रॉ मटेरियल कॉस्ट कम पड़ेगा दूसरे की अपेक्षा। तो ये तो समझने का चीज है। मैं बार बार तो कहना चाह रहा हूं कि आखिर अधिकारीगण कब उनके सोच में आएगा कि मुझे राज्य को बनाना है। वो तो ये नहीं सोचते हैं, उनको तो बस हमको लटका के रखना है कोई काम को। अब एक झारखंडी वाला सवाल, एक झारखंडी से आप गार्जियन है, कभी भी देखिएगा आप, मतलब सब लोग अपने अपने फूड को ब्रांड करते हैं। लिट्टी चोखा मतलब ओवररेटेड, लेकिन हम लोग अपना फूड को देखते हैं कि हम लोगों को अपने फूड की ब्रांडिंग, धूस का सब्जी, धूस का मटन, पीठा, तो ये सब जो हम लोगों का जो परंपरागत व्यंजन है, बेंग साग, चाकवड़ दाल है, तो ये सब चीज जो है जिसको ब्रांड करने की जरूरत है भाई। बाकी लोगों का जो फूड हैबिट्स है, अब चाइनीज फूड है, वो तो स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा है, लेकिन हम लोगों का जो छिलका रोटी है, हम लोगों का जो पीठा है, दाल पीठा है, और ये सब है, गोड़ा भात है, भात में हम लोग जो खाते हैं, ढक्कन डब्बा खाते हैं, तो ये सब चीजें तो स्वास्थ्यवर्धक हैं, सुपाच्य हैं, लेकिन हम लोग इसको ब्रांड नहीं कर रहे हैं। झारखंडी फूड फेस्टिवल आप जाइएगा तो आप देखिएगा कि हम लोगों का जो फूड फेस्टिवल है वो बस यहाँ पर एक मोराबादी तक सीमित है, बाहर में हमारा फूड फेस्टिवल नहीं लगाया जाता है। तो ये सब भी अगर इसको ब्रांड किया जाए तो ये भी तो हमें रेवेन्यू। देखिए, बहुत सारे, मैं आपको रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। सरकार को मैं अभी एक क्वेश्चन किया था सर आपसे कि सरकार का बजट 1,16,000 करोड़ का क्यों, 2 लाख करोड़ का क्यों? अब इसके पीछे क्यों? यहाँ रेवेन्यू का लीकेज इतना ज़्यादा है। अब एक बालू का बताएं, बालू का जो लीगल माइनिंग है वो 15%, 85% इलीगल माइनिंग है, तो आपका 85% रेवेन्यू लॉस है ना। हाँ, बालू से यहाँ 20,000 करोड़ का रॉयल्टी और जीएसटी आ सकता है साल का। स्टोन चिप से, जितना स्टोन चिप से अभी रॉयल्टी आती है, तो रॉयल्टी आने से जीएसटी का भी, दोनों का कॉम्बिनेशन हो रहा। जब हम उत्पादन को रेगुलराइज करेंगे, अवैध तरीके से नहीं करेंगे, तो जो उसके उत्पादक है उनकी मजबूरी होगी कि वो अवैध तरीके से नहीं करेंगे, तो उनको जीएसटी भी पेमेंट करना होगा। मेरा मानना है कि कम से कम 6 से 7 गुना रेवेन्यू इससे, जो वर्तमान रेवेन्यू से ज्यादा हो सकता है। यहां भी रेवेन्यू लीकेज है। आखिर इसका मॉनिटर कौन करेगा? प्राइवेट को दे दिया जाए, वो पीपीपी मोड में, पीपी मोड में रेवेन्यू देखिए कैसे आया जाता है। सरकार नहीं सक रही है, सरकार के अधिकारी नहीं सक रहे हैं, तो हम लोग जैसे लोगों को, प्रोफेशनल को दे दें, रेवेन्यू तो अपने आप आएगा। अब आप एक बताइए, अब एक चीज बताइए, आयरन, ये अबरक, पूरा कोडरमा, पूरा गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, हमने अपना वो आज का अखबार में आया है, तो 70 के दशक में, 60, 70, 80 के दशक में बहुत समृद्ध स्टेट हुआ करता था ये। अब मैं एक बात बताता हूँ कि माइनिंग हो रहा है, अबरक निकल रही है, लेकिन इलीगल है। वो किसको नुकसान दे रहा है? सरकार का फाइनेंशियल लीकेज, रेवेन्यू लीकेज है कि नहीं? उसको रेगुलराइज कर दिया जाए। उसको रेगुलर माइनिंग क्यों नहीं कराया जाता है? ये तो सोचने का बहुत बड़ा सवाल है। रेगुलर माइनिंग क्यों नहीं किया जाता है? तो मैं तो बहुत डर के बोला 2 लाख करोड़ की बजट हो सकता है। कोयला का आप देख लीजिए, कोयला का अपने से लोग, क्योंकि हम लोग झारखंडी है तो हर चीज को जानते हैं, अपने से आप गिरिडीह चल जाइए, दूसरे जगह चल जाइए, अपने से घर के पास कुआं खोद के
और उसको कोयला को निकाल के और बेचते हैं। सरकार को क्या फायदा हो रहा है? सरकार को कितना बड़ा लीकेज है? सरकार को इस क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए, वैकेंसी निकालनी चाहिए और इस पर मॉनिटरिंग करना चाहिए और जवाबदेह भी बनाना चाहिए कि मेरा रेवेन्यू इतना क्यों नहीं आएगा। हम अपने यहाँ एम्प्लॉय रखते हैं तो मैं जवाबदेही भी देता हूं कि आपका प्रोडक्शन इतना होना चाहिए। 5 आदमी मिलके मेरा 500 किलो बनना चाहिए मेरा माल। तो फिर सरकार को का जो ये है उसका उत्तरदायित्व क्यों नहीं फिक्स होना चाहिए? रेवेन्यू का तो खजाना है ये। हमें तो बार बार बोल रहा है ये प्रोडक्टिव स्टेट है, कंजम्पटिव स्टेट नहीं है। कंजम्पटिव स्टेट भी है लेकिन प्रोडक्टिव, यहाँ तो उत्पादन है। जैसे अभी एक बात बताता हूँ, दुबई में अभी टैक्स आया, अब आया, लेकिन पूरा दुबई चकाचक है। वर्ल्ड के लिए एग्जाम्पल है। इसीलिए कि वहां जो है वहां तेल से सरकार चलाती है। उनके पास तेल है तो मेरे पास भी तो माइंस है, मैं भी तो वही हूं। तो मैं 2 लाख करोड़ बोल रहा तो क्या गलत कह दिया? आप सर मेरी बात से सहमत नहीं होंगे तो मेरी बात को आप बता सकते हैं, काट सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि हमने आपसे कहा कि बजट को लेकर के ये सुझाव की कोशिश है, यहाँ ये पॉलिटिकल बातचीत नहीं है, ये बातचीत है 2 माटी पुत्रों के बीच में। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं। अंदर की टीस है। अंदर की टीस इस बात की है कि आप सोचिए कि मान लिया मुझे या इन्हें, मेरे पिता समान है, इनके बच्चे को अगर इंजीनियरिंग करने के लिए झारखंड से बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी करने के लिए झारखंड से बाहर की कंपनियों की ओर देखना पड़ रहा है, मुझे अपनी पढ़ाई करने के लिए झारखंड से बाहर जाना पड़ रहा है, नौकरी करने के लिए झारखंड के बाहर की कंपनियों को देखना पड़ रहा है, वो भी तब जब हमारे मिनरल से, हमारे माइंस से उसकी औकात इतनी है कि झारखंड छोड़िए वो पूरा देश चला सकता है। बिल्कुल पूरा देश चला सकता है, पूरे देश का खर्च हम वहन कर सकते हैं। तब हमारी माएँ बहनें 2500 रुपये लेकर के खुश हैं, जबकि होना ये चाहिए था कि सरकार को तो खजाना खोलना चाहिए था कि अरे हमारे खजाने में इतना पैसा है, आप मस्त रहिए, आपके बच्चों की पढ़ाई का जिम्मा सरकार का। हमारा टैक्सेशन सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए। तो कुल मिलाकर के रेवेन्यू जनरेशन के पॉइंट्स हैं जिस पर हमने विशेषज्ञ से बात की है, सुनील जी से। और अच्छी बात यह है कि सरकार को भी कई विभागों में सलाहकार समिति के सदस्य भी सुनील जी हैं, तो इसके लिए भी आपने हमें समय दिया सर, बहुत बहुत आभार आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि इस कंस्ट्रक्टिव बातचीत का जो सार है, जो निचोड़ है, वो सरकार सुनेगी, अधिकारी सुनेंगे, क्योंकि इसमें दर्द भी है, इसमें पीड़ा भी है और इसमें एक भूख है कि हम ये बताना चाहते हैं, आप इसको सुनिए। हम मिट्टी के दर्द से वाकिफ़ हैं, आप इसको जानिए, हमारे दर्द को दूर कीजिए। तो हम यही पॉजिटिव नोट के साथ इस इंटरव्यू को अब समाप्त करते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया भारत मित्र चैनल के तमाम दर्शकों का। भाई आपको ये इंटरव्यू पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कुछ अगर ऐसा लगे कि आपको और कुछ पूछना है तो कमेंट्स में आप सवाल पूछ सकते हैं, सर से हम फिर से कनेक्ट करेंगे ताकि उन सवालों के हम जवाब जो है वो जल्द से जल्द आपको दे सकें। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार, जोहार।